हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि बिल्कुल अच्छे होंगे आप लोग। तो स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस के अंदर, डेट इज़ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, जहाँ से हमेशा जो है सो क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। एग्जाम के अंदर हमेशा क्वेश्चंस बनते रहते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट से पॉलिटिकल साइंस में एक आध क्वेश्चन बनने के हमेशा चांसेस होते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को इस क्लास के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो कुछ भी हमारा प्रेसिडेंट से रिलेटेड, राष्ट्रपति से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसे आज हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे। तो अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 52 क्या कहता है? देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब हमारे देश में ये जो राष्ट्रपति के पद के होने की बात है, ये अनुच्छेद 52 में, आर्टिकल 52 में, ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 52 में ये बात कही गई है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो अगर हम अपने देश में प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट जो होता है हमारे कंट्री में, इसे फर्स्ट सिटीजन माना गया है, प्रथम नागरिक माना गया है। प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। इसे हम अपने देश का प्रथम नागरिक मानते हैं प्रेसिडेंट को। और जो प्रेसिडेंट का पोस्ट होता है ये हमारे कंट्री में हाईएस्ट पोस्ट भी माना जाता है। ये सबसे उच्च पद है, सर्वोच्च पद है। हमारे देश के अंदर जो सबसे उच्च या सबसे सर्वोच्च पद है वो प्रेसिडेंट के पोस्ट को ही माना गया है। तो अब हम लोग प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी या योग्यता की बात करते हैं कि प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो इसमें वैसे अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है तो मेनली क्या है कि एज से पूछ लेते हैं कि मिनिमम एज क्या होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट तो क्या है कि शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, कि भारत का नागरिक हो। शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, कि उसे भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। अगर वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन फाइट करना चाहता है तो ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा, शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कि वो लाभ के पद पर ना हो। शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वह लाभ के पद पर ना हो। यहाँ पे उसे लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई भी पद जिससे उसको वेतन आता हो, ऐसा कोई भी सरकारी पद जिससे उसको वेतन आता हो या वो लाभ लेता हो, तो इस तरह का कोई भी पद उसके पास नहीं होना चाहिए। तीसरा, शुड हैव अटेन्ड द एज ऑफ 35 ईयर्स, कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो कोई भी पर्सन अगर वो 35 वर्ष से ऊपर का है या 35 वर्ष का है तो ही वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन फाइट कर सकता है। ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार क्वेश्चन होता है जो एज से आ जाता है, मिनिमम एज कितना होता है प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए, तो 35 ईयर्स होता है। बाकी चीज़ें तो कॉमन है, हर जगह भी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है, लेकिन एज यहाँ पे कॉमन है। तो ये प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी हो जाता है, योग्यता हो जाता है। शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद पर ना हो, शुड हैव अटेन्ड द एज ऑफ 35 ईयर्स, की 35 वर्ष की आयु वो पूरी कर चुका हो। एलिजिबिलिटी के बाद अब हम लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे अब हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन यानी कि चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो कि हमारे यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष। तो इनडायरेक्टली या अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? जिसमें हम लोग यानी कि सीधे जनता वोट नहीं करती है, हम वोट नहीं करते इसमें, बल्कि हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। सो आप ये कह सकते हो कि इनडायरेक्टली का मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल,
कि राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता है। तो इसमें हम लोग ये जानते हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। तो अभी हम लोग जो है इलेक्टोरल कॉलेज डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट का, कि कौन कौन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इसमें इसका मतलब क्या है कि कौन कौन से लोग मिलकर प्रेसिडेंट को चुनते हैं, कौन कौन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालते हैं, ये मतलब है इसका। तो इसमें सबसे पहले क्या है, सबसे पहले इसमें आएगा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। हमारे संसद में कौन कौन से दो सदन हैं, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। तो राज्यसभा और लोकसभा के जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वोट देते हैं। यहाँ पे एक चीज़ जो मेन आपको ध्यान देना है वो क्या, कि यहाँ पे सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑल मेंबर्स नहीं लिखा है, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स लिखा हुआ है। तो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट दे सकते हैं, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स। ऐसा होता है कि राज्यसभा और लोकसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, तो नॉमिनेटेड मेंबर्स यानी कि मनोनीत सदस्य, इनको वोट देने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि वो हमारे द्वारा चुने हुए नहीं होते हैं, क्योंकि वो हमारे प्रतिनिधि नहीं होते हैं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं, जो मनोनीत होते हैं, जो नॉमिनेटेड होते हैं। तो इसलिए वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो ओनली इलेक्टेड होगा यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यों में क्या होता है, विधानसभा होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। तो इसके भी जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, यहाँ भी देखो इलेक्टेड मेंबर्स ही दिया हुआ है, क्योंकि यही हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यही हमारे प्रतिनिधि होते हैं। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो ये भी पार्टिसिपेट करते हैं, वोट देते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और तीसरा आपका हो जाएगा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली, पुदुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। ये देखो ये यूटीज हैं, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे 3 ऐसे यूटीज हैं, दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, विधानसभा होता है। तो इनके भी जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं, इनको भी वोट देने का अधिकार होता है। ये भी इलेक्शन के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट देते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन्हीं के द्वारा मिलकर प्रेसिडेंट को चुना जाता है, यही लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। आप अगर इनकी बात करो तो इनको एमपी कहा जाता है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ये एमएलए कहलाते हैं, ये एमएलएस कहलाते हैं, और ये भी एमएलएस कहलाते हैं, ये भी आपके एमएलएस कहलाते हैं। तो इन्हीं के द्वारा मिलके प्रेसिडेंट को चुना जाता है। ये इलेक्टोरल कॉलेज है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का। अब थोड़ा हम इनके वोट के वैल्यू की बात करते हैं कि इनके वोट की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो ये लोग हैं इनके वोट की वैल्यू क्या होती है। जब ये इलेक्शन करते हैं तो इनके वोट की वैल्यू क्या मानी जाती है। तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वैल्यू ऑफ वोट्स। तो सबसे पहले जानते हैं वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए, कि एक एमएलए के वोट की वैल्यू कितनी होती है। तो बड़ा ही सिंपल सा फंडा है कि आप क्या करो कि पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ऊपर रख दो, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट हम लोग ऊपर रख देंगे और नीचे रखेंगे
नंबर ऑफ इलेक्टेड MLAs इन दैट स्टेट, ठीक है। उस राज्य की जो भी जनसंख्या है उसे हम ऊपर रख देंगे और उसे नीचे उस राज्य में उपस्थित MLA की संख्या से भाग कर देंगे। यहाँ पे हमें इलेक्टेड नहीं छोड़ना है, निर्वाचित, तो उससे हम भाग कर देंगे और इंटू 1/1000, इंटू 1/1000। यहाँ पे 1/1000 का मतलब क्या है, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये सिर्फ वैल्यू को कम करने के लिए लगाया गया है, सिर्फ वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए लगाया गया है। तो इसे सॉल्व करके जो भी आता है वो एक MLA के वोट की वैल्यू होती है। पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्टेड MLAs इन दैट स्टेट इंटू 1/1000, दिस इज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन MLA। ये एक MLA के वोट की वैल्यू होती है, जो भी इसको सॉल्व करके आता है। इसके बाद अब हम बात करें वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन MP कि अब एक MP के वोट की वैल्यू कितनी होती है, एक MP के वोट की वैल्यू क्या हो जाती है। तो एक MP के वोट की वैल्यू क्या होती है, टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ टोटल इलेक्टेड MLAs इन कंट्री। हमारे देश में जितने भी निर्वाचित MLA हैं तो उन सबके वोट की टोटल वैल्यू, उन सबके वोट की टोटल वैल्यू, जितने भी MLA हैं हमारे कंट्री में, टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ टोटल इलेक्टेड MLAs इन कंट्री अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड MPs, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड MPs। राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में मिला के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो सभी, उन सब की वैल्यू को हम नीचे रख देंगे। तो जो भी इसे सॉल्व करके आएगा वो हमारे MP के वोट की वैल्यू हो जाएगी, ये एक MP के वोट की वैल्यू होगी। तो इस तरह से MLA के वोट का वैल्यू निकाला जाता है और इस तरह से MP के वोट का वैल्यू निकाला जाता है। तो यही इनके वोट की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यही लोग मिलकर प्रेसिडेंट को चुनते भी हैं। अच्छा, इसके बाद कई बार, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मान लो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है, विवाद है, भाई वैसे तो क्या है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कंट्रोल कौन करता है, हमारे कंट्री का जो इलेक्शन कमीशन है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट या विवाद है तो उसको सॉल्व करना किसका काम है, सुप्रीम कोर्ट का। तो वो मामला सीधा सर्वोच्च न्यायालय में जाता है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का काम होता है सीधा। फिर कोई भी डिस्प्यूट है तो उससे सॉल्व करने का, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो ये आपके वोट की वैल्यू हो जाती है। अब इसके बाद हम लोग अदर छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं प्रेसिडेंट टॉपिक में। तो अब हम लोग प्रेसिडेंट के टर्म की बात करते हैं, कार्यकाल। तो प्रेसिडेंट का जो टर्म होता है वो 5 ईयर्स का होता है, 5 वर्ष का। वो जिस दिन भी अपने पद की शुरुआत करता है उस दिन से 5 वर्ष तक के लिए वो अपने पद पर बना रहता है, ठीक है। और हमारे देश में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार प्रेसिडेंट बन सकता है। जैसे अगर हम अमेरिका की बात करें, ठीक है, तो अमेरिका में क्या है कि मैक्सिमम 2 टर्म के लिए ही कोई पर्सन प्रेसिडेंट बन सकता है, फॉर द मैक्सिमम 2 टर्म्स, कोई भी पर्सन। लेकिन हमारे देश में कोई पर्सन कितनी भी बार प्रेसिडेंट बन सकता है, कितनी भी बार, ऐसा कोई यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है कि वो 1 बार बनेगा, 2 बार बनेगा, 3 बार बनेगा। वो कितनी भी बार के लिए चुना जा सकता है। और वैसे एक बार में जो टर्म होता है वो कितना होता है, 5 ईयर्स होता है, 5 साल होता है। टर्म के बाद बात करें ओथ की, शपथ। तो प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। जो हमारे देश का चीफ जस्टिस होता है वही प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता है। तो प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड ओथ बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ओथ के बाद अगर हम प्रेसिडेंट के रेजिग्नेशन की बात करें कि भाई प्रेसिडेंट त्याग पत्र किसे देता है, तो प्रेसिडेंट जब चाहे वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करके अपना पद छोड़ सकता है। तो प्रेसिडेंट कैन रिजाइन बाय राइटिंग टू दी वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति को लिखित में अपना त्याग पत्र दे सकता है राष्ट्रपति जब चाहे, ठीक है। तो रेजिग्नेशन टू दी वाइस प्रेसिडेंट। अगर हम प्रेसिडेंट के
रिमूवल प्रोसेस की बात करें, हटाने की प्रक्रिया, कि प्रेसिडेंट को हटाने की प्रक्रिया क्या होती है, रिमूवल प्रोसेस, तो प्रेसिडेंट को हटाने की प्रक्रिया को हम इम्पीचमेंट कहते हैं। इम्पीचमेंट, महाभियोग, इम्पीचमेंट महाभियोग, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 61 में आता है। कई बार पूछ दिया जाता है ये कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में आता है, किस आर्टिकल में आता है, तो ये आर्टिकल 61 में आता है, इम्पीचमेंट प्रोसेस, महाभियोग। तो ये प्रेसिडेंट का रिमूवल प्रोसेस हो जाता है हमारे कंट्री के अंदर। ये इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका से अडॉप्ट किया हुआ है। ये जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट प्रोसेस है हमारे कंट्री में, इट हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। थोड़ा सा हम लोग इम्पीचमेंट प्रोसेस को डिटेल में पढ़ते हैं कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या होता है, इसकी थोड़ी सी डिटेल स्टडी करते हैं, स्टेप वाइज इसे समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है कि भाई अगर प्रेसिडेंट के ऊपर कोई भी चार्ज है तो प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इन दोनों को ही राइट होता है इम्पीचमेंट प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करने का। ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों में लाया जा सकता है, कहीं भी शुरू हो सकता है। लेकिन इसके लिए एक शर्त होती है। शर्त क्या होती है कि उस हाउस के कम से कम 1/4 मेंबर्स के साइन होने चाहिए उस पे। कम से कम 1/4 मेंबर्स ये माने कि प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट शुरू होना चाहिए। तो कम से कम 1/4 मेंबर्स अगर मानेंगे तो ही इम्पीचमेंट शुरू होगा। तो कहीं भी शुरू हो सकता है, राज्यसभा या लोकसभा कहीं भी, लेकिन कम से कम 1/4 मेंबर्स के उस पे साइन होने चाहिए। मतलब इतने माने कि प्रेसिडेंट के ऊपर चार्ज है और उसके अगेंस्ट इम्पीचमेंट शुरू होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होगा कि प्रेसिडेंट को 14 डेज का नोटिस भेजा जाता है। प्रेसिडेंट को 14 डेज का नोटिस भेजा जाता है, प्रायर नोटिस, ये अनिवार्य होता है प्रेसिडेंट को भेजना। फिर उसके बाद ये जो इम्पीचमेंट है उस हाउस में 2/3 वोट से पास होना चाहिए। ये उस हाउस में 2/3 वोट्स से पास होना चाहिए उस हाउस के अंदर। टोटल मेंबर का होता है ये, टोटल मेंबर का 2/3 वोट से पास होना चाहिए। अब ये इम्पीचमेंट नेक्स्ट हाउस में जाएगा। तो जब ये इम्पीचमेंट नेक्स्ट हाउस में जाएगा तो नेक्स्ट हाउस का सबसे पहला काम क्या है कि प्रेसिडेंट पे जो भी चार्ज लगा है उसका इन्वेस्टिगेशन करना। ठीक है, नेक्स्ट हाउस, अगर ये राज्यसभा में पहले आया था तो अब लोकसभा में जाएगा, अगर ये लोकसभा में पहले आया था तो अब राज्यसभा में जाएगा, और अब प्रेसिडेंट पे जो भी चार्ज है उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी नेक्स्ट हाउस के द्वारा। और अगर उस इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर वो हाउस भी 2/3 वोट से पास कर देता है, इन्वेस्टिगेशन में जो भी चार्ज प्रूव हो जाए या जो भी है उसके बेसिस पे टोटल मेंबर के 2/3 वोट से अगर वो पास कर दिया जाता है उस हाउस में भी, तो अब प्रेसिडेंट पे इम्पीचमेंट पूरा माना जाता है और प्रेसिडेंट को फिर अपना पोस्ट छोड़ देना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये आपके इम्पीचमेंट के स्टेप हो जाते हैं प्रेसिडेंट के हमारे कंट्री के अंदर में। अब हम लोग जो है हमारे देश में प्रेसिडेंट के पोस्ट के वैकेंट होने की बात करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट के पोस्ट के वैकेंट होने को डिस्कस करते हैं हमारे कंट्री में। तो देखो हमारे कंट्री में क्योंकि सारे काम जो है प्रेसिडेंट के नाम पर ही होते हैं, प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर से ही होते हैं लगभग, तो इसीलिए ऐसा कहा गया है कि हमारे देश में प्रेसिडेंट का पोस्ट कभी भी रिक्त नहीं होना चाहिए, कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। अगर मान लो कि किसी व्यक्ति को प्रेसिडेंट के पद पर रहते हुए 5 साल पूरे हो जाते हैं, तो जब तक उसका सक्सेसर नहीं आएगा चुनकर, जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आएगा चुनकर, वो अपने पद पे तब तक रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि इम्पीचमेंट से हटा दिया गया, डेथ हो गई या फिर उसने रिजाइन कर दिया, तो क्या होगा? ठीक है, तो इन केसेस में, यानी कि जब वो एब्सेंट है, इन केसेस में तो
प्रेसिडेंट जब एब्सेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट क्या करेगा कि उसके फंक्शन को डिस्चार्ज करेगा। कब? जब उसकी डेथ हो जाए या फिर उसे इम्पीचमेंट से हटा दिया जाए या फिर वो रिजाइन कर दे। तो इस केस में वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के पोस्ट को संभाल लेता है, उसके फंक्शंस को डिस्चार्ज करेगा। तो वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्जेस द फंक्शन इन एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, मान लो कि किसी कारणवश वाइस प्रेसिडेंट भी एब्सेंट है, वो भी अपने पद पर मौजूद नहीं है, तो जब वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI ये वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शन को डिस्चार्ज करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिस्चार्जेस द फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, डिस्चार्जेस द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन एब्सेंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट नहीं होगा तो वाइस प्रेसिडेंट फंक्शन डिस्चार्ज करेगा, और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं होगा तो CJI डिस्चार्ज करेगा। और अगर CJI भी नहीं है, अगर CJI भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, सीनियर मोस्ट जज होगा, वो प्रेसिडेंट के पोस्ट को संभालेगा, वो प्रेसिडेंट के पोस्ट को संभाल के रखेगा, ठीक है, उसके फंक्शंस को डिस्चार्ज करेगा। तो ये आपका क्रम हो जाता है प्रेसिडेंट के पोस्ट को संभालने का। तो अब हम लोग प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे कंट्री में प्रेसिडेंट के पोस्ट को लेकर। तो भाई हमारे कंट्री के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट काफ़ी आसान है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज तक इनका सबसे लंबा टर्म भी रहा है, 12 ईयर्स, 2 बार चुने गए थे। ओनली प्रेसिडेंट रहे हैं जो 2 टर्म्स के लिए चुने गए हैं और जिनका जो कार्यकाल है वो 12 वर्ष रहा है। इसके बाद हम फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट की बात करें, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे कंट्री के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट रहे हैं। इसके बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट टू डाई इन मिड ऑफ द टर्म, फर्स्ट प्रेसिडेंट टू डाई इन मिड ऑफ द टर्म, जिनकी मृत्यु बीच में ही हो गई थी, कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी, तो वो यही थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन ही थे। इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। इसके बाद ओनली इंडिपेंडेंट कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट, एकमात्र निर्दलीय उम्मीदवार। निर्दलीय का मतलब क्या है, यहाँ पर किसी पार्टी से इलेक्शन फाइट नहीं कर रहे थे, निर्दलीय थे, तो ये थे VB गिरी, ठीक है। इसके बाद टू बी इलेक्टेड ओनली प्रेसिडेंट टू बी ओनली कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड अनअपोज्ड। अनअपोज्ड का मतलब क्या है कि इनके अगेंस्ट में कोई खड़ा ही नहीं था, ठीक है, ओनली इलेक्शन फाइट कर रहे थे ये। तो ये थे आपके नीलम संजीवा रेड्डी, ये आपके अनअपोज्ड चुने गए थे प्रेसिडेंट, नीलम संजीवा रेड्डी। और अगर हम बात करें फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, तो ये आपकी प्रतिभा सिंह पाटिल हो जाएगी, प्रतिभा सिंह पाटिल। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं प्रेसिडेंट के पोस्ट से रिलेटेड, जो कि अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं यहाँ से क्वेश्चन, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।